तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज दोस्तों हम लोग फ्रेंड्स पढ़ने वाले फ्रेंड्स विज्ञान के लगभग 30 इंपॉर्टेंट सवालों को। जी हाँ दोस्तों, ये विज्ञान के फ्रेंड्स ऐसे सवाल है फ्रेंड्स जो कि आपको हर बार आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो इन सभी सवालों को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि हम लोग को ये रटना ना पड़े, एग्जाम में स्मूथली सवाल बन जाए। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। वीडियो बस अंत तक देखते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सवाल मैं यहाँ पे 30 सवाल लिया हूँ। ठीक है, अभी 15 सवाल यहाँ लिखा गया है ना। तो पहले 15 को एक्सप्लेन करते हैं। और सवालों जो लिया गया है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों को लिया गया है, और तीनों में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर में गए हैं उन सबसे निकाला गया है। ठीक है, तो समझ सकते हैं सवालों को। तो पढ़ते हैं सवाल में। पहला को क्या बोलता है? सवाल पहला बोलता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, मतलब लाइट ईयर जो होता है वो किसका यूनिट है। ये सवाल ना आपका हर एग्जाम में आया है। मैं एनडीए वगैरह, एयरफोर्स है, एसएससी है, सब एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, कोई पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम वगैरह में आता है। लेकिन ये बच्चे गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे सोचते हैं प्रकाश वर्ष, वर्ष मतलब क्या होता है? समय, समय मतलब टाइम, वो सीधे मार देते हैं समय का इकाई होगा। लेकिन उसको बदले में उनको क्या मिलता है? जीरो नंबर। जीरो नहीं, माइनस में। देखिए आजकल जमाने में ना क्या है ना, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। आपको जीरो कोई नहीं देगा, कुछ ना कुछ देगा। तो आपको निगेटिव मिलता है उपहार में, है ना। उपहार में क्या मिलता है? निगेटिव मिलता है। तो मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। आपको समझना आप निगेटिव लेना या पॉजिटिव लेना। तो ये प्रकाश वर्ष जो है ना दोस्तों, ये वर्ष मतलब समय नहीं होगा। ये प्रकाश वर्ष जो है ना फ्रेंड्स आपका, ये खगोलीय मात्रक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। किसका? दूरी का। आप सौरमंडल में जाइएगा ना, यूनिवर्स में, तो ग्रह का डिस्टेंस, तारा का डिस्टेंस किलोमीटर में नहीं मापा जाता है, मीटर में। वहां लाइट ईयर में मापा जाता है कि सन का डिस्टेंस इतना लाइट ईयर है, वो तारा जो है इतना लाइट ईयर दूर है पृथ्वी से। समझे बात को? तो वहां पे लाइट ईयर में काम चलता है। ठीक है, तो क्या होगा? किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और आपसे गलती ना हो इसलिए मैं एक और आपको सलाह देता हूं। एक और यूनिट होता है पारसेक, पारालैक्टिक सेकंड। तो पारसेक भी दे देगा, पारालैक्टिक सेकंड, और लगा देगा किसका यूनिट है? सेकंड मतलब समय मार दीजिएगा, टाइम गलत हो जाएगा। तो पारसेक जो है, पारालैक्टिक सेकंड है, वो भी आपका दूरी का ही मात्रक है। तो जनरली बच्चे दूरी का दो मात्रा याद करते हैं, 3-4 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फुट हो गया। लेकिन इससे बाहर आप आइए, क्योंकि अब नए जमाने में आपको नए तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। वो पुराना जमाना जो है ना, लूसेंट जीके वगैरह छोड़िए, अब आगे बढ़िए। तो दूरी का हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर, आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है? आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी किससे मापा जाता है? तो एक होता है हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा। हाइग्रो हाइग्रो हाइग्रोमीटर से। ठीक है, थर्ड नंबर, दो समान द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उसके वेग का अनुपात क्या होगा? देखिए आपको तो पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12mv², है ना। तो यदि आपसे कोई पूछे, अच्छा तो काइनेटिक ऊर्जा क्या आपका का अनुपात दे दिया 4:9, मतलब K1/K2 दे दिया आपका कितना? 4/9। तो पूछ रहा है वेग का अनुपात क्या होगा? तो आपको तो पता ही होगा कि K जो क्या है, v² का समानुपाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं v बराबर √K हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से तो v1/v2 निकालना चाहूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ √K1/K2, मतलब √4/9 मतलब 2/3। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए चौथा नंबर, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आप 9th 10th में पढ़े होंगे। तो एक न्यूटन साहब का 3 नियम था। ठीक है, पहला नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम, है ना। पहला नियम तो सीधे बता दिया, जड़त्व के बारे में बता दिया। सेकंड में उन्होंने सीधे परिभाषा ही निकाल दिया फोर्स का, है ना। थर्ड में उन्होंने बता दिया रिएक्शन वगैरह का, है ना, एक्शन और रिएक्शन के बारे में। आप किसी को एक थाप मारिएगा तो आपको भी एक थाप मारेगा, ऐसा उन्होंने बताया था न्यूटन साहब, है ना। तो जनरली वही होता है रॉकेट। जब रॉकेट देखिए उड़ता है ना, तो पहले क्या करता है, उसके नीचे जो फ्यूल होता है, जलते रहता है, वो नीचे बहुत प्रेशर लगाता है। प्रेशर से क्या होता है, नीचे से ये धरती प्रेशर मतलब उसे फोर्स लगाता है, मतलब जनरली फोर्स, प्रेशर नहीं, फोर्स लगाता है, तो ऊपर क्यों जाता है। तो दूसरे के प्रतिक्रिया हुआ ना, एक्शन रिएक्शन हुआ। तो यहीं पे क्या हो जाएगा? तीसरा नियम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या डाल दूंगा मैं? न्यूटन के तृतीय नियम। आप ये सब इसका अनुभव करते ही होंगे, आप लोग सब कोई किए होंगे, है ना। न्यूटन के तृतीय नियम,
जैसे आप लोग गोली वगैरह फायर वगैरह करते हैं गन से, तो देखते हैं कि पीछे को धक्का लगाता है। तो क्यों धक्का लगाता है? क्योंकि गोली आपका आगे की ओर बढ़ रहा है। तो गोली आगे की ओर बढ़ेगा तो आपका बंदूक तो पीछे की ओर भागेगा ना, क्योंकि आगे जा रहा है तो बल लगाएगा ना पीछे। इस नाव वगैरह से उतरिएगा तो नाव पीछे भाग जाएगा, है ना। इससे आपका न्यूटन के तीसरे नियम का ही उदाहरण है, ठीक है। चलिए 5वां नंबर, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? देखिए वॉशिंग मशीन का तो सबको यूज करते हैं, लेकिन कभी सोचे कि कैसे काम करता है, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये फ्रेंड्स काम करता है अपकेंद्रण पे, अपकेंद्रण पे काम करता है, ठीक है। एक होता है अभिकेंद्रण, एक होता है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण का मतलब तो तुम्हें पता है क्या होता है? ये फोर्स बाहर की ओर लगता है। अपकेंद्रण जो होता है बाहर की ओर लगने वाला फोर्स होता है, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं इसको। इससे आप लोग देखिए कहीं कहीं ना आप लोग दूध से दही से वगैरह घी वगैरह निकालते होंगे, देखते होंगे, है ना। तो दूध या दही से जब घी निकाला जाता है दोस्तों, तो वो भी आपका ना अपकेंद्रण के सिद्धांत पे ही काम होता है ना। दही को महा जाता है ना, तो वही आपका अपकेंद्रण के सिद्धांत पे ही काम करता है, ठीक है। तो मैं दोनों बता दे रहा हूँ आपको। 6वां नंबर, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चलता है? देखिए तो पेंडुलम घड़ी के साथ ना बहुत बड़ा न्याय होता है। क्या होता है ना, सीजन के अनुसार पेंडुलम घड़ी जो होता है ना, ऐसे जानवर करते होंगे, पेंडुलम घड़ी का जो टाइम पीरियड होता है वो 2π√L/G पे डिपेंड करता है ना। मतलब एल और जी पे डिपेंड करता है ना। लेकिन तो क्या होता है ना, ये कभी कभी ना डिपेंड करता है। तो कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है ना, आपका पेंडुलम जो घड़ी होता है आपका सीजन पे भी डिपेंड करता है। मतलब कि आप क्या चले जाइए ना, ठंडा के दिन में ना दोस्तों आपका पेंडुलम घड़ी फास्ट चलेगा, और गर्मी के दिनों में क्या होगा ना, स्लो चलेगा। अब ऐसा कैसे भाई? अब ऐसा माना जैसे मुझे लगता है कि टी जो होता है 2π√L/G होता है, एल मतलब लंबाई, और ठंडे दिन में क्या होता है, लंबाई सिकुड़ता है। तो शायद वहां पे पेंडुलम जो लंबाई होगा उसका सिकुड़ जाता होगा, तो कम हो जाता होगा आवर्तकाल, और गर्मी के दिन में क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे इसका शायद कुछ कंसेप्ट है, ठीक है। बट लेकिन आप सीधे याद रखिए कि जैसे शीतकाल आएगा, शीतकाल मतलब उसमें क्या होगा, बढ़ जाता है ना। शीतकाल में क्या होता है आपका, बढ़ जाता है, और ग्रीष्म काल में क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। ऐसा सवाल भी यहाँ में आता रहता है आपको। 7वां, तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? देखिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह का है ना। इसे सवाल ना भाई एग्जाम में बहुत गर्दा आता है, मतलब आता ही आता है, सब पूछा ही आता है, इसलिए पूछने के लिए सवाल सब बनाए जाते हैं। तो तुल्यकाली जो उपग्रह होता है दोस्तों, जो उपग्रह मतलब जो आप जैसा में करते हो सेटेलाइट, है ना, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है, जस्ट पृथ्वी के एकदम डायरेक्शन में, रोटेशन डायरेक्शन में, और जस्ट पृथ्वी के एकदम उतना ही टाइम पीरियड, मतलब 24 घंटा में वो भी आपका पूरा पीरियड पूरा करेगा, है ना। एकदम पृथ्वी के एकदम साथ घूमेगा। तो कितना हाइट पे उड़ता है, मतलब कितना हाइट पे वो मतलब घूमते रहता है, इसका पूछा जा रहा है हाइट। तो इसका हाइट याद रखिएगा, हर एग्जाम में आते रहता है, 36,000 किलोमीटर होता है। कहीं कहीं बुक में कुछ और लिखा रहता है, लेकिन सब बुक को नकारिए, सीधे बात मेरा मानिए, 36,000 किलोमीटर। कहीं कहीं 3600 किलोमीटर मिस प्रिंटिंग का रहता है, गलती मुझे याद कर लेते हैं, लेकिन 36,000 किलोमीटर याद रखिए, क्योंकि मैं इसे डिराइव भी किया हूँ, ठीक है। 8वां नंबर, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए दोस्तों, जनरली हम लोग जो चालक जो होते हैं उनको आप गर्म करिएगा, धातु वगैरह को, तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है ना। लेकिन तो आपको अर्धचालक का तो प्रतिरोध जो क्या होता है आपका, घटता है। गर्म जब करिएगा अर्धचालक को, मतलब सेमीकंडक्टर को, तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। अब प्रतिरोध तो इसका घटता है, इसमें इसका क्या होता है, चालकता बढ़ता है ना। जब इसको गर्म करिएगा अर्धचालक को, तो इसका चालकता बढ़ेगा, मतलब अच्छा से काम, इसमें करंट फ्लो होगा। लेकिन चालक वगैरह को गर्म करिएगा ना, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा मतलब करंट फ्लो कम होगा, लॉसेज ज्यादा होंगे। 7वां नंबर, क्या सवाल बोल रहा है, बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कोई कोई हीरा पत्थर वगैरह देखिएगा, पता लगाता है कि खराब कहाँ पे हुआ है, तो उसको एक्स किरण से पास कराया जाता है, ठीक है, तब पता लगाया जाता है। चाहे बड़ा बड़ा ब्रिज वगैरह, मान लीजिए कहीं पे कुछ दरार वगैरह आ गया ब्रिज में, तो कैसे पता लगेगा भाई? अब भाई समुद्र के अंदर है, पानी के अंदर है, ब्रिज है बहुत बड़ा अंदर, तो वहां पे कैसे सीढ़ी लगा के थोड़ी ना पता करेगा, ठोक ठाक करेगा। तो वहां पे एक्स किरण को पास किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स किरण द्वारा। तो एक्स किरण से क्या होता है, बहुमूल्य पत्थरों की पहचान की जाती है, खाई वगैरह। 7वां नंबर,
प्रकाश, देखिए बहुमूल्य पत्थर में मतलब दरार वगैरह है पत्थर में, क्या हमारे पत्थर से मूर्ति बनाना है तो कैसे पता चलेगा भाई अंदर दरार है या नहीं है, तो वो सब इसी से होता है। ठीक है, 10वां नंबर, अब फिजिक्स का सवाल स्टार्ट हो गया, नहीं अभी वही है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? आप कैसे बोलते हैं दोस्तों कि प्रकाश में जो 7 रंग है, ये लाल है, ये बैगनी है, हरा है, कैसे बोलते हैं? क्योंकि प्रकाश के तो बहुत सारे प्रकृति होती है ना, तरंग के, आवृत्ति होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, अपवर्तनांक होता है, तो उसका वैसे खास प्रॉपर्टी है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश इस कलर का है ना। तरंग दैर्घ्य, तरंग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वेवलेंथ बोलते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, है ना। 11 नंबर, एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग जनरली फ्रेंड्स क्या करते हैं, ठोस मान लीजिए बर्फ है, बर्फ को क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो पानी बदलता है, फिर पानी को क्या करते हैं? खौलाते हैं, उबालते हैं, बॉइलिंग करते हैं तो गैस से बदलता है। लेकिन आप एक स्टेप को खा जा रहे हैं, खा जा रहे हैं मतलब आप बिना द्रव में उसको परिवर्तन किए हुए आप सिर्फ उसको गैस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? 9th में पढ़ा था क्या? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या करते हैं? एक सीधे ठोस को सीधे गैस में बदल देते हैं, है ना। ऊर्ध्वपातन, ठीक है। जैसे कपूर वगैरह देखे ना, कपूर वगैरह में ये सब होते रहता है, ठीक है। 12 नंबर, समुद्र जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? अब देखिए समुद्र, आजकल तो बहुत सारे समुद्र के जल को प्यूरिफाई करके उसको यूज किया जा रहा है। तो ये कैसे होता है जनरली? तो ये फ्रेंड्स होता है ना आपका कैसे, ये आसवन द्वारा होता है, आसवन, आसवन, या आप क्लास 12th में पढ़े होंगे समुद्री विलवनीकरण या प्रतिलोम परासरण, उसके द्वारा भी हम लोग करते हैं, है ना, आसवन वगैरह भी। 13 नंबर, किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है, किस में निर्भर करता है? कोई भी तत्व का, क्योंकि उस परमाणु में तो बहुत सारी चीज रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब किस पे डिपेंड करेगा? तत्व को किसके साथ रहने का मर्जी है? तो वो है मर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन के संख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सवाल याद में हमेशा आते रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सब है ना। तो इलेक्ट्रॉन संख्या पे आपका डिपेंड करता है तत्व का रासायनिक गुण। 14 नंबर, कार्बन के 6.02 टू 10⁻23 परमाणुओं का भार कितना होता है? कार्बन में कि इतना परमाणु का भार कितना होगा? तो आपको पता दोस्तों कि इतना परमाणु का भार जो होता है ना, एक कार्बन के बराबर होता है ना। तो कार्बन का कितना होता है? 12 होता है ना, तो 12 ग्राम मार दीजिए, है ना। कोई भी पूछे, ऐसा नहीं किसी भी आपका कार्बन का ही बोलेगा, आपको बोलेगा सोडियम के 6.02 टू 10⁻23 परमाणु का भार कितना होगा? तो 30 ग्राम होगा सोडियम का। ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। ये परमाणु का संख्या बताता है, ठीक, कितना परमाणु होता है, जो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है ना, एवोगाड्रो नंबर। 15 नंबर, पुरानी किताबों का कागज भूरा रंग किसके कारण होता है? कभी कभी देखिएगा ना कि पुराना जो किताब होगा ना, बहुत साल पहले वाला, वो भूरा रंग हो जाता है, उसका कलर, है ना, पहले उजला रहेगा फिर भूरा हो जाएगा। तो जनरली जो कागज क्या होते हैं? बम्बू के बने होते हैं, बम्बू होते हैं बांस के। अब बांस के पेड़ है, पेड़ से सेलुलोज होता है, और चूंकि ढेर दिन रहने के कारण क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है ना, ऑक्सीजन से विक्रिया करने लगता है, तो ऑक्सीजन से विक्रिया से क्या होता है ना, उसका कलर भूरा हो जाता है ना। तो सेलुलोज के ऑक्सीकरण से क्या होता है आपका? सेलुलोज के ऑक्सीकरण से क्या होगा? भूरा रंग हो गया कागज का ना। तो ये 15 सवाल हम लोग अभी तक याद किए, सॉरी समझे हैं। इसके बाद फिर 15 सवाल जो हमारा है आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बचा हुआ, उसे क्लियर कर दे, तब तक इसे नोट कर लीजिए आप। तो फ्रेंड्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो सारे सवाल फ्रेंड्स आपका इसमें क्या बचा हुआ, आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल हैं, ठीक है। देखिए तो सवाल हम पढ़ते हैं 16 नंबर क्या कहता है प्रश्न। फ्रेंड्स बोल रहा है कि चूने का पानी किसके कारण दूधिया होता है ना। दूधिया का मतलब क्या होता है? वाइट। तो दूधिया आप देखें कभी कभी चूना का पानी, चूना लीजिएगा ना तो उसका क्या होगा ना, उसमें पहले पानी डालते हैं तो फिर क्या होता है, धीरे क्या होता है, उजला टाइप का हो जाता है ना। तो पानी उजला कैसे होता है भाई? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहता है, रिएक्शन करता है, ठीक है, कली चूना CaO।
तो दुधिया किसके कारण होता है? आपका CO2 के कारण होता है। कहीं कहीं देखे होंगे कि जब पहले तो चमक नहीं आता जब पेंट करते हैं भाई चूना से तब, लेकिन उसको कुछ देर बाद देखते होंगे कि फिर क्या होता है ना, एकदम लाइटनेस आ जाता है ना, उजला टाइप का। सर इसी का देना है, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं देना है, ठीक है। 17 नंबर, जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है? बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाता है। नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स हमारा क्या होता है? लोहा किस ब्लॉक का तत्व है? तो फ्रेंड्स अब लोहा का तो ब्लॉक देखिएगा तो लोहा का जो एटॉमिक नंबर 29 होता है, ठीक है। तो लोहा का एटॉमिक नंबर 29 होता है ना, तो आपका ये डी ब्लॉक में जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ऐसे ही बता दूं तो जितने अधिकतर धातु होते हैं ना आपका डी ब्लॉक में ही आते हैं, डी और एफ, ये सारा का सारा धातु ही है। पी ब्लॉक में धातु धातु सब है। 19वां नंबर, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? हाइड्रोजन में सबसे अधिक किस है? तो हाइड्रोजन पहले आता कौन कौन है भाई? देखिए तो हाइड्रोजन को एक से डिनोट करते हैं, इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, सॉरी ये अलग जगह ना, ये अलग चीज होता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन अलग होता है, वो कार्बन का प्रूफ होता है, ठीक है, C60। 20वां नंबर, किस अम्ल की मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे ज्यादा होता है? आप लोग अम्ल वर्षा का नाम सुने होंगे, बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज ग्रोथ करते हैं, वहाँ पे देखते हो कि इंडस्ट्री से जो धुएं निकलते हैं वो क्या करते हैं, रेन से रिएक्ट कर जाते हैं और अम्ल डायरेक्ट मैंने वाटर के साथ, मैंने H2O के साथ रिएक्ट कर लिया, सल्फर डाइऑक्साइड H2O से 3 बना गया, है ना। मैंने नाइट्रोजन ऑक्साइड अभिक्रिया कर लिया तो HNO3 बना दिया। तो अम्ल अभिक्रिया कर लेता है पानी के साथ और बनाता है अम्लीय वर्षा। वो अम्लीय वर्षाएं पूछा जा रहा है कि उसमें क्या ज्यादा मात्रा में होता है, कौन सा अम्ल ज्यादा मात्रा में होता है? तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल ज्यादा होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 सॉक्स। 21वां नंबर, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? हम लोग किस बेसिस पे डिफरेंस बता करते हैं कि पादप कोशिका जंतु कोशिका, मैंने ये पादप है जंतु है, क्यों? तो ये सबसे बड़ा थिंग जो है ना कोशिका भित्ति को लेकर। कोशिका भित्ति जो फ्रेंड्स होता है ना आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन आपका जंतु कोशिका में पाया नहीं जाता कोशिका भित्ति। हम लोग में कोशिका भित्ति होता नहीं होता। ये लोग में क्या होता है आपका पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति होता है, सेल बॉल होता है, सेल बॉल। एक होता है हम लोग में क्या होता है कोशिका झिल्ली होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। 22वां नंबर, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली याद है तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन। अब बोले सर लिपिड का मतलब क्या होता है? तो बसा होता है यार, देखिए बसा मतलब लिपिड और प्रोटीन। तो बसा और प्रोटीन का बना होता है प्लाज्मा झिल्ली। 23 नंबर, किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? एटम बम का मतलब ही क्या होता है? जो सबको विनाश कर दे, पूरे से डिस्ट्रॉय कर दे। तो जस्ट लाइक आपका एक सेल में एक चीज होता है, ठीक है, उसका मूड खराब होता है ना तो बोलता है कि हम तो रहेंगे नहीं रहेंगे, तुम लोग को भी नहीं रहने देंगे, सारे को घर को उजाड़ देता है, उसको बोलते हैं एटम बम। उसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, है ना। हाँ आत्महत्या की थैली बोलते हैं ना। जब सुसाइड करता है ना तो पूरा कोशिका को ले मरता है। तो इसका बोलते हैं कौन सा? लाइसोसोम, याद रखिएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम। ये जब फटता है ना तो सबको ले डूबता है। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? एटम बम बोलते हैं। 24 नंबर, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार, जब मैं आपको पढ़ाया था पाचन तंत्र, वहां बताया था ना कि लार जो होता है स्टार्च पाचन में सहायक होता है। स्टार्च या मंड, मंड ही बोल सकते हैं इसको, याद रखिएगा। ऑप्शन ए भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मंड या स्टार्च। 25 ना, पीत का स्रोत क्या है? पीत जनरली कहाँ बनते हैं, कहाँ रहते हैं? लीवर में रहते हैं।
26 नंबर, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप लोग सब कभी कभी सुने होंगे जब किसी व्यक्ति का किडनी खराब होता है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जब होता है तो उनके साथ क्या होता है ना कि एक डायलिसिस प्रक्रिया होता है ना, डायलिसिस मशीन होता है, उस मशीन में उनको बैठाया जाता है और ब्लड जो होता है ना उन मशीन से जाता है, ठीक है, और ब्लड शुद्ध होके आता है फिर शरीर में आता है, तो उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। लेकिन ये रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो कराते हैं इसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं, डायलिसिस, डायलिसिस। तो डायलिसिस को ही क्या बोलते हैं? रक्त शुद्धिकरण, है ना। 27 नंबर, ब्रिक यानी कि किडनी से प्रति मिनट एवरेज रक्त प्रवाह कितना होता है? मतलब एक मिनट में देखा जाए तो किडनी से कितना रक्त फ्लो करता है, कितना ब्लड फ्लो करता है? तो याद रखिएगा 1200 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। कितना? 1200 सीसी, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। 28वां नंबर, एंजाइम क्या होते हैं? तो जनरली तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, याद रखिएगा। 29 नंबर, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यदि हम लोग शरीर में विटामिन ए कहाँ स्टोर होगा? लीवर में, याद रखिएगा। 30वां नंबर, पौधों के कौन से भाग से हल्दी निकलता है? हल्दी, तो याद रखिएगा टहनी से निकलता है, सॉरी टहनी नहीं, तना बोल सकते इसको, तना से हल्दी निकलता है, ठीक है, जड़ वगैरह से नहीं निकलता है। तना जो होता है ना पेड़, जो हल्दी वाले पौधे का, उसी से हम लोग हल्दी निकालते हैं, है ना। अच्छा, तो सब पाउडर देखे, हल्दी देखे, खड़ा हल्दी, तो खड़ा हल्दी वो देखिएगा टहनी जैसा लगेगा। तो इस तरह से फाइनली गाइस हम लोग 30 सवालों को इसमें कवर किया था इस वीडियो में, है ना। तो सारे सवालों को मेरे तरफ अंतिम रिक्वेस्ट है कि आप इसको याद कर लीजिएगा भाई, ठीक है। छोटा भाई है बड़ा भाई के रूप में मेरे बात को मानिए, याद कर लीजिए। तो एग्जाम देने जा रहे हैं कहीं पे ना, तो मुश्किल से सवाल आपको आ जाएंगे। बुक पढ़ने का टाइम है नहीं आपके पास, पूरा बच्चे से लेवल 8 से लेकर पढ़े पूरा साइंस, तो कहीं आप मेरा बात मानिए, मेरा छोटे छोटे वीडियो आता है ना सीरीज टाइप का, उस सीरीज टाइप का जो साइंस के वीडियो देखिए आप, अच्छा खासा आप साइंस में पकड़ बना लीजिएगा, देखते ही देखते पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो कैसा लगा आज? अगर अच्छा लगा, कुछ सीखे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर यदि पहली बार आएंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ आप सबके लिए, क्लास 10th 11th 12th एंड अदर एग्जाम के लिए भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।